गुड मॉर्निंग बेटा। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में कल आपने क्या पढ़ा था कि जो विभाज्योतक ऊतक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो पादपों में वृद्धि के लिए आवश्यक क्यों है, मतलब मीन्स वृद्धि वो हो रही है तो क्यों हो रही है, और विभाजन के लिए कौन सा ऊतक रिस्पॉन्सिबल है, वो आपने पूरा फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कल। जो विभाज्योतक ऊतक है वो काम कैसे करता है, कौन सा शीर्ष पे करता है, कौन सा मध्यस्थ पे करता है और कौन सा लेटरल पार्श्व पे करता है। एक बार देख लेते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभाज्योतक ऊतक है, उसका जो पहला पार्ट था वो क्या था, शीर्षस्थ विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के थे, एक था रूट एपिकल और दूसरा था शूट एपिकल। तो जो जड़ के शीर्ष पर काम करता है वो रूट एपिकल होता है, और जो तने के शीर्ष पे काम करता है वो हमारा शूट एपिकल होता है। इसके बाद क्या था दूसरा, इसके बाद था हमारा मध्यस्थ, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी हम किसको बोलते हैं, किसी भी पादप के तने में जो हमें गांठें मिलती हैं छोटी छोटी, उन गांठों को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। और 2 नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, जो 2 नोड्स के बीच का, जैसे एक नोड ये है और एक नोड ये है, इनके बीच का जो ये स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो इंटरनोड में जितनी भी सेल्स होती हैं, उन सेल्स में क्या होता है, डिवीजन कौन करता है, हमारा इंटरनोड से बनकर आया इंटरकैलरी, मध्यस्थ विभाज्योतक ऊतक। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ काम करता है, इंटरनोड्स पे काम करता है। तीसरा क्या था हमारा, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, किसी भी पादप की चौड़ाई में कार्य करता है। कोई भी पादप, कोई भी पेड़, पहले जब पौधा, छोटा पौधा होता है, वो बड़ा होकर जब पेड़ बन, कोई बड़ा सा ट्री बन जाता है, तो पहले तो वो अपनी ऊंचाई पे कार्य करता है, पहले तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, फिर वो अपने आप को चौड़ाई में फैलाता है। तो जब चौड़ाई में फैलाता है, वहां पर कौन सा टिश्यू काम करता है, वहां पर करता है हमारा लेटरल टिश्यू, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। तो ये थे हमारे विभाज्योतक ऊतक के प्रकार। अब हम ये देखते हैं कि विभाजन हो रहा है, लेकिन विभाजन के लिए वृद्धि के लिए विभाजन क्यों आवश्यक है। वृद्धि बिना विभाजन के भी तो हो सकती है, लेकिन वृद्धि के लिए विभाजन क्यों आवश्यक है, अब हम ये देखते हैं। तो क्या है कि वृद्धि के लिए विभाजन क्यों आवश्यक है। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि के लिए विभाजन क्यों आवश्यक है, विभाजन क्यों आवश्यक है। तो जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा क्या होता है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस, और एक होता है हमारा माइटोटिक। तो जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में होता है माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन, समसूत्री विभाजन। पादप कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, पादप कोशिका में समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। अब इस समसूत्री विभाजन होता क्या है, अब ये बेटा समसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जितनी मात्र कोशिकाएं होती हैं उतनी ही पुत्री कोशिकाएं भी होती हैं, जितनी मदर सेल होती हैं उतनी ही डॉटर सेल भी बनती हैं, मींस इक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर देखिए, मान लीजिए ये कोई सेल, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46, कितने हैं 46। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल के हैं, उतने ही बनने वाली डॉटर सेल के भी होने चाहिए, वो डॉटर सेल एक बने या 2, ठीक, ये है हमारा समसूत्री विभाजन। तो नंबर ऑफ डॉटर सेल
विभाजन। इस प्रकार का विभाजन हमें देखने को मिलता है पादप कोशिका। इसीलिए वृद्धि के लिए विभाजन आवश्यक है। जब विभाजन होगा तभी वृद्धि होगी, बिना विभाजन के वृद्धि नहीं होगी। मान लीजिए ये कोशिका है, अब इसको विभाजित नहीं होना है तो ये कितने दिन तक चलेगी? ये अपनी जो स्पीसीज है इसकी ये आगे तो नहीं बढ़ा सकती ना उसको। स्पीसीज आगे बढ़ाने के लिए डिवाइड होना पड़ेगा, जब वो डिवाइड होगी तभी स्पीसीज बढ़ेगी। तो वृद्धि के लिए विभाजन बहुत आवश्यक है। ग्रोथ के लिए जो डिवीजन है, जो विभाजन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, ये कोशिका फिर डिवाइड हो जाएगी, फिर ये आगे डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे तो ये क्या होगा, क्या ये खत्म हो जाएगी? फिर तो ऐसे मान लीजिए ये जो मदर सेल है उसका साइज बढ़ा, ठीक, मदर सेल का साइज, ये मान लीजिए मदर सेल, विभाजन हुआ, ये छोटी छोटी दो सेल्स बनी, ये तो बड़ी थी, विभाजित होकर ये दो छोटी बन गई। अब ये दो छोटी सेल्स फिर विभाजित होगी तो और छोटी बन जाएंगी, वो छोटी वाली और विभाजित होगी तो और तो ऐसे तो चल के खत्म हो जाएंगे एक दिन, यही होगा। लेकिन क्या है, ये खत्म नहीं होती, ये विभाजित तो होती रह रही है ना, इनका विभाजन तो कंटिन्यूअसली हो रहा है ना, निरंतरता बनी हुई है ना विभाजन में। वृद्धि के लिए विभाजन आवश्यक है, ठीक। भाई मदर सेल है वो बड़ी है, जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी वो मदर सेल से छोटी होंगी, वही छोटी अगर विभाजित होती जाएंगी तो एक टाइम पे वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विभाजन के बाद जब तक ये कोशिका वृद्धि नहीं करेगी विभाजित नहीं होगी। पहले ये मातृ कोशिका है, मदर सेल है, ये डॉटर सेल है, ये मदर सेल है और ये हमारी डॉटर सेल है, ठीक। तो क्या हो रहा है, मदर सेल डिवाइड हुई, दो डॉटर सेल्स बनाई, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है, जितने मदर के पास थे उतनी डॉटर सेल के पास आए। लेकिन जब तक ये डॉटर सेल मदर सेल नहीं बनी तब तक ये विभाजित होंगी नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कोशिका तब तक विभाजित नहीं होगी जब तक उसमें वृद्धि नहीं होगी। कोशिका विभाजन के लिए कोशिका वृद्धि आवश्यक है। जब कोशिका वृद्धि करेगी तभी वो विभाजित होगी। अगर कोशिका वृद्धि नहीं कर रही है तो वो विभाजित नहीं होगी। तो क्या होगा, पहले ये मदर सेल है, मदर सेल डिवाइड हुई, मदर सेल में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, दो पुत्री कोशिकाएं बनी, दोनों में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल है, जितने मदर सेल के पास थे उतनी डॉटर सेल में आए। इसके बाद क्या हुआ, इन पुत्री कोशिकाओं ने क्या किया, पहले वृद्धि हुई उनकी, पहले इनने वृद्धि करी, वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद विभाजन हुआ। तो ये क्या हुआ, ये नहीं होता है। पहले ये कोशिकाएं क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। जब ये वृद्धि कर लेगी, जब ये बड़ी हो जाएंगी तब ये विभाजन करेंगी। फिर ये वाली दोनों जब वृद्धि करेंगी इसके बाद विभाजित होंगी। तो कोशिका वृद्धि करेगी, इसके बाद भी विभाजित होगी। बिना वृद्धि के कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन में जो सूत्रों की संख्या होती है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, वो इक्वल होती है। जितनी फर्स्ट जनरेशन में होती है नंबर ऑफ सेल्स, उतनी ही सेकेंड जनरेशन में नंबर ऑफ सेल्स जाती है। तो इस विभाजन के दौरान ही कोशिकाएं क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान ही कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, समसूत्री कोशिकाओं के दौरान ही, समसूत्री विभाजन के दौरान, समसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, ठीक। समसूत्री कोशिका में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं। जितने मदर सेल के पास होंगे उतने ही डॉटर सेल में जाते हैं। तो कोई भी कोशिका अगर विभाजित करना चाहती है तो पहले वो वृद्धि करेगी फिर विभाजित होगी।
आपका क्या बना, कोई भी कोशिका अगर वृद्धि करना चाहती है, कोई भी कोशिका अगर वृद्धि करना चाहती है, कोई भी कोशिका अगर वृद्धि करना चाहती है, वृद्धि करना चाहती है, तो पहले वो विभाजित होगी। सॉरी, कोई भी कोशिका अगर विभाजन करना चाहती है, कोई भी कोशिका अगर विभाजन करना चाहती है, विभाजन करना चाहती है, तो पहले वो वृद्धि करेगी, वृद्धि करेगी, फिर विभाजित होगी। विभाजित होगी, ठीक। बिना वृद्धि के विभाजन संभव नहीं है। तो विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाने वाली सेल्स माइटोटिक सेल्स कहलाती हैं। जो विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाने वाली कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, विभाजन करके अपनी कोशिकाएं बढ़ाने वाली कोशिकाएं, विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाने वाली कोशिकाएं, अपनी संख्या बढ़ाने वाली कोशिकाएं, बढ़ाने वाली कोशिकाएं समसूत्री कोशिकाएं कहलाती हैं। समसूत्री या माइटोटिक सेल्स समसूत्री कोशिका कहलाती है। ठीक है, फिर अब बात करेंगे कि वृद्धि जो है ये होती कहां से। ठीक, ये तो हमने देख लिया कि समसूत्री कोशिकाएं क्या करती हैं, कैसे विभाजित होती हैं, कैसे वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि है ये हो कहां से रही है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो वृद्धि की शुरुआत क्या है, कोई बताएगा कि वृद्धि की शुरुआत किसे कहते हैं? ये आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा, वृद्धि होती कहां से। अब हम देख रहे हैं कि वृद्धि जो है ये हो कहां से रही है। वृद्धि होती कहां से, कहां से होती है? तो वृद्धि की शुरुआत क्या है? देखिए, दो वर्ड्स है, एक है सुप्ति और दूसरा है प्रसुप्ति। दो वर्ड्स है हमारे पास, एक है हमारा सुप्ति और दूसरा है बेटा प्रसुप्ति। प्रसुप्ति, अब सुप्ति क्या है और प्रसुप्ति क्या है? तो सुप्ति क्या है, क्या होता है कि जब बीज है, कोई भी सीड हम लगाते हैं, जब वो अंकुरित होता है, अंकुरण के बाद कुछ ऐसे वातावरणीय कारक होते हैं, कोई बहुत सारे वातावरणीय कारक होते हैं, मौसम का बदलना, तापमान, असमय वर्षा। तो जो ये वातावरणीय कारक है, वातावरणीय कारकों की वजह से बीज का अंकुरण प्रभावित हो जाता है और वृद्धि रुक जाती है, बीज हमारा अंकुरित नहीं हो पाता। तो सुप्ति क्या है, किसी भी वातावरणीय कारक की वजह से यदि बीज अंकुरित नहीं हो पा रहा है, ये है वृद्धि की सुप्ति प्रवस्था। क्या है इसमें, किसी भी वातावरणीय कारक की वजह से, पहले क्या होता
लेकिन किसी कारणवश कोई वातावरणीय कारक अगर आ गया प्रभावित करने, तापमान बढ़ गया, समय बाद वर्षा हो गई, क्या होता है किसी वातावरणीय कारक की वजह से, किसी वातावरणीय कारक के प्रभाव से यदि बीज अंकुरित नहीं हो पाए, यदि बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, अंकुरित नहीं हो पाता है, तो इस अवस्था को बीज की सुप्ति अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था को बीज की सुप्ति अवस्था कहते हैं। बीज की सुप्ति प्रवस्था कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। ठीक, तो सुप्ति अवस्था क्या है? बीज अंकुरित होता है लेकिन किसी कारणवश, किसी वातावरणीय कारक के आ जाने से यदि बीज का अंकुरण प्रभावित हुआ, अगर बीज अंकुरित नहीं हो पाया जिसकी वजह क्या है, कोई वातावरणीय कारक, उस अवस्था में उस बीज की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ये बीज की सुप्ति व्यवस्था है, क्योंकि ये वातावरणीय कारक से प्रभावित है। वातावरणीय कारक से प्रभावित जो अवस्था होती है बीज की, बीज का अंकुरण ना होना, वो बीज की सुप्ति अवस्था होती है। दूसरी हमारी क्या है? प्रसुप्ति। तो प्रसुप्ति क्या है? प्रसुप्ति क्या होता है कि यदि किसी बीज में, कोई हमने बीज लगाया, यदि किसी बीज में कोई हार्मोन्स या आनुवंशिकी कारणों की वजह से, पादप हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, तो पादप हार्मोन्स, उन्हीं हार्मोन्स की बात हो रही है, तो किसी भी हार्मोन्स की अधिकता या निम्नता के कारण, या ये कह सकते हैं कि किसी आनुवंशिकी कारणों की वजह से अगर बीज में वृद्धि नहीं हुई, प्रसुप्ति में क्या होता है? किसी आनुवंशिकी कारणों की वजह से, किसी आनुवंशिकी कारणों की वजह से, किसी आनुवंशिक कारणों की वजह से, आनुवंशिकी कारणों की वजह से यदि बीज वृद्धि नहीं करता, वृद्धि नहीं कर पाया, तो यह बीज की प्रसुप्ति अवस्था होती है। यह बीज की, या हम पादप की भी कह सकते हैं इसको, तो ये पादप की तो यह बीज की या पादप की भी कह सकते हैं इसको, पादप की प्रसुप्ति अवस्था होती है। अवस्था होती है। ठीक, तो किसी हार्मोनल चेंजेस से की वजह से या किसी जेनेटिक रीजंस की वजह से अगर वो सीड ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन सी अवस्था होगी? वो प्रसुप्ति अवस्था होगी। और प्रसुप्ति अवस्था को हम डॉर्मेसी या फिर स्लीपिंग स्टेज ऑफ प्लांट ही कहते हैं। प्रसुप्ति को हम क्या कहते हैं? डॉर्मेसी या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? स्लीपिंग स्टेज ऑफ प्लांट, स्लीपिंग स्टेज ऑफ प्लांट और सीड। तो इसलिए वृद्धि कहां से हो रही है? सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि अवस्थाएं क्या क्या है। वृद्धि के कारणवश
फिर ये आगे कैसे करेगी? तो पहले तो हमने यही देख लिया कि ये दो अवस्थाएं हैं, एक है हमारी सुप्ति और दूसरी है प्रसुप्ति। सुप्ति अवस्था में क्या होता है? यदि किसी वातावरणीय कारक के प्रभाव की वजह से हमारा बीज जो है, जो हमने पादप का बीज लगाया था, वो अंकुरित नहीं हो पाए, वो अवस्था कहलाती है पादप या बीज की सुप्ति अवस्था। प्रसुप्ति में क्या है? यदि किसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से या किसी अनुवांशिकी कारणों की वजह से बीज हमारा अंकुरित नहीं हुआ, जो लगाया गया पादप का बीज अंकुरित नहीं हुआ, वो अवस्था प्रसुप्ति अवस्था कहलाती है पादप की, या हम इस प्रसुप्ति अवस्था को डॉर्मेंसी भी कहते हैं या फिर हम इसको स्लीपिंग स्टेज भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो वृद्धि हो रही है, तो पादपों में वृद्धि क्या होती है? एक लोकलाइज्ड होती है, स्थानीयकृत होती है। पादपों में वृद्धि लोकलाइज्ड होती है और जंतुओं में सभी ओर से वृद्धि होती है। अब ये कैसे होती है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।